हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग ऑफिशियल में। आज हम लेक्चर 4 लेकर आए हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, कितने उसके नाम हैं और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, और कौन कौन से स्थान हड़प्पा में मिले हैं और कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है हड़प्पा के स्थानों से, वो अभी तक हमने पढ़ा। अब सिंधु घाटी सभ्यता से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन हैं, देखिए और उनको करिए। और क्या क्या हैं वो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के कोलीड़हवा में प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश के कोलीड़हवा में प्राप्त हुआ है। नंबर 2 है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास। ये है निरक्षर समाजों का इतिहास है, ठीक है। नंबर 3 है, शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? बुर्ज होम में, मेहरगढ़ में, गुप्त काल में, चिरांद में, तो होगा बुर्ज होम में, ठीक है। और अब नंबर 4 देख लेते हैं, भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान था जहाँ जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर, चिरांद, चुनार, चिरांद मास्की, तो चिरांद होगा, ठीक है। भारत में नवपाषाण काल का निम्नांकित में से कौन सा स्थान जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए थे वो था चिरांद। और ये थे, देख लीजिए, बुर्ज होम, गंतावास, गुप्कार, चिरांद, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं और आगे क्या है देखते हैं। आगे है नंबर 5, निम्नांकित में प्राक हड़प्पा संस्कृत कौन सी है? कुली संस्कृत, वैदिक संस्कृत, ईरानी संस्कृत, सुमेरिया, तो होगा कुली संस्कृत, ठीक है। ए नंबर 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व हड़प्पा का काल था और 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में वैदिक था, ठीक है। और नंबर 6 है, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में, उपयुक्त में कोई नहीं, तो होगा नवपाषाण के अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण युग में गेहूँ जौ मिला था और मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान में, ठीक है। और तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो पूरा पाषाण काल है, ताम्र युग है, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण। तो सबसे पहले होगा पूरा, मतलब सबसे पहले पूरा ही तो आएगा, पूरा पाषाण काल मतलब पहले का पाषाण। और उसके बाद होगा ये मध्य, मतलब बीच का पाषाण काल, फिर होगा नौ होगा, उसके बाद ताम्र युग, मतलब सबसे लास्ट में ताम्र युग आया। पूरा के बाद मध्य के बाद नवपाषाण युग, उसके बाद होगा ताम्र युग, ठीक है। ताम्र युग ये होगा, सही क्रम इसका डी नंबर होगा, ठीक है। और नंबर 8 है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? कृषि, शिकार, पशुपालन, मिट्टी का बर्तन। तो पूर्व पाषाण काल में मानव केवल शिकार ही करता था, उसका मुख्य व्यवसाय केवल शिकार ही था पूरा पाषाण काल में। नव पाषाण काल में वो खेती करने लगा और मध्य पाषाण काल में पशुपालन, मतलब पहले पूरा पाषाण काल में शिकार किया, फिर पशुपालन उसने किया, फिर नव में आया तो कृषि की, मिट्टी का बर्तन मध्य पाषाण काल से हुआ है। और अब आगे देखते हैं, अब तक हमारे 8 क्वेश्चन हो गए हैं और आगे देखते हैं क्या है। आगे 9 नंबर, किसी नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? नंबर 1 चिरांद, नंबर 2 लहुरा देवा, नंबर 3 बुर्ज होम, नंबर 4 है महागढ़ा। तो ये है लहुरा देवा, संत कबीर नगर में है। किसी नवपाषाणी काल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। सबसे पहले धान की एक खेती के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देवा में ही मिले हैं। नंबर 10 है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका, मतलब नंबर 1 है बाघ अजंता, भीमबेटका अमरावती, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसीन में है, बाघ अजंता गुप्तकालीन। नंबर 8 है, कालक्रम में लगाएं, मतलब लौ युग। नंबर 2 कांस्य युग, नंबर 3 पूर्व पाषाण युग, नंबर 4 है नवपाषाण युग। तो नंबर पहले होगा यही, मतलब कि पूर्व पाषाण युग नंबर 1 हो गया, ठीक है। वो पहले की तरह था, क्वेश्चन उसी तरह है। पूर्व पाषाण काल हो गया, उसके बाद आएगा नवपाषाण युग, उसके बाद नंबर 3 होगा कि कांस्य युग, फिर लौ,
सबसे लास्ट में लौह युग होगा। और कांस्य युग में हड़प्पा युग था और लौह युग द्वितीय नगरीकरण की व्यवस्था थी इसमें। तो ये सही क्रम इसका डी होगा, ठीक है। और 12 नंबर क्या है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से, मध्य प्रदेश की सोन घाटी से, मध्य प्रदेश से नर्मदा घाटी से, महाराष्ट्र की गोदावरी से। तो नहीं, नंबर 1 होगा उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी से हमें उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृभूमि की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, वो उत्तर प्रदेश की बेलम घाटी से प्राप्त हुई थी मातृ देवी की प्रतिमा। अब आगे देखते हैं क्या है। अब तक हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं। 13 नंबर है, सिंधु घाटी का शासन व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष संघवाद, ओलिगार्की, सैद्धांतिक संघवाद, सैद्धांतिक एकात्मक। तो ये सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था हमने पहले ही पढ़ा था। ओलिगार्की मतलब कुलीन तंत्रात्मक थी, ये पहले पढ़ चुके। सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कुलीन तंत्रात्मक ओलिगार्की थी। और नंबर 14 है, राजस्थान के कालीबंगम और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से चालकोलिथिक ताम्रपाषाण युगीन थी, ठीक है। यह है राजस्थान के कालीबंगम और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से चालकोलिथिक थी, ठीक है। हनुमानगढ़ जिला, ये कालीबंगन का हनुमान जिला और जिला हिसार है, ठीक है। ये राजस्थान में है शायद हिसार। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? अंतरजी खेड़ा, ये हमने पढ़ा था अभी तक कि हड़प्पा स्थल कौन कौन से थे। तो चंदहुदड़ो पढ़ा था, कालीबंगा पढ़ा था, राखी गढ़ी पढ़ी थी, लेकिन हमने अंतरंजी खेड़ा नहीं पढ़ा था। तो यही होगा, ये हड़प्पा स्थल नहीं है। अंतरजी खेड़ा क्या है? अंतरंजी खेड़ा, ठीक है। 16 नंबर क्या है, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो मेसोपोटामिया के लोगों से हड़प्पा निवासियों का समुद्री मार्ग से संपर्क था। मोरक्को से नहीं था, एथेंस से नहीं था, इस्तांबुल से भी नहीं था। ये था मेसोपोटामिया के लोग से हड़प्पा निवासियों का समुद्री मार्ग से सीधा संपर्क था, ठीक है। 17 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे? तो वो था हमको लग रहा है यही है, तमिलनाडु से हमें हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। पंजाब के रोपड़ से प्राप्त हुए, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ में जो है वो वहाँ से भी प्राप्त हुए थे। गुजरात के लोथल धौलावीरा हड़प्पा स्थल हैं। तो यहीं से सब मतलब तीनों से हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन तमिलनाडु ऐसा राज्य था जहाँ से हमें वो नहीं प्राप्त हुआ है हड़प्पा कालीन अवशेष। तो सी नंबर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। 18 नंबर घोड़े की हड्डी सुरकोटदा से प्राप्त हुई थी, ये देख लीजिए। हड़प्पा संस्कृत स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के में ही धौलावीरा हड़प्पा संस्कृत का स्थल है, जो कि गुजरात में स्थित है। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, और ईरान और इराक, ईरान और लेबनान। तो पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज इसी नाम से जानते हैं, ये कह सकते हैं। पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। नंबर 20 देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, जो रेल की पटरियों के पास शायद हमको लग रहा है वो प्राप्त हुआ था, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। और जॉन मार्शल 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने खोज निकाला था। और जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे उस समय। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, ठीक है। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? ये देख लीजिए, दो नदियों के बीच होता है, ये सब लोग जानते हैं। ये ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ है दो नदियों के बीच। दो नदी कौन कौन सी थी? दजला और फरात। 21 क्वेश्चन हो गए हैं। आज वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद।